हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज कंडीशन और स्टेबिलिटी के बारे में। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक तो जो वैक्सीन है या इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको बनाने के लिए बहुत एफर्ट किए गए हैं, बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं, तो उनका स्टोरेज भी उसी तरीके से किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने स्टोरेज और उसकी स्टेबिलिटी में कहीं भी कोई भी कोताही बढ़ती तो कहीं भी मतलब इतना महंगा प्रिपरेशन और इतना एफर्ट वाला प्रिपरेशन आपका बर्बाद हो सकता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना ये है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे है उसमें भी ध्यान रखा जाता है, और जब इसे सप्लाई किया जाता है तब भी खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो है कहीं ना कहीं जो आपकी उसका जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, उसका जो लिविंग एनिमल है, मतलब कि आपकी वैक्सीन किसी भी तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमने बताया कि आपका लिविंग सिस्टम भी हो सकता है, आपका उसके अंदर लाइव एटेन्यूएटेड भी हो सकता है, किल्ड भी हो सकता है, एंटीजन भी हो सकता है, हर तरीके का हो सकता है। तो हमें स्टोरेज इस तरीके से करना है कि उसमें उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टोरेज कंडीशन पे। यहाँ पर मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि नोट्स का थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन जो है आज से मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है एक एक टॉपिक और दोबारा से नोट्स का PDF मिलने लग जाए। चलिए हम बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की। स्टोरेज कंडीशन यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो है पोटेंसी मेंटेन रहे। पोटेंसी मेंटेन रहे मतलब कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो उसकी क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के लिए हमने उसको बनाया है, जिस डिजीज़ से लड़ने के लिए हमने बनाया है, वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो पोटेंसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वैक्सीन लगा भी दिया और वो पोटेंट वैक्सीन नहीं है, मतलब वो इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, तो क्या करेंगे आप उसको लगा के? ठीक है, कोई मतलब जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट तो हम लगा नहीं रहे हैं वैक्सीन। क्यों अपना शरीर छिदवा रहे हैं? हम अपना शरीर सिर्फ इसलिए छिदवा रहे हैं ताकि हम जो है उन चीज़ों से बच सकें, उन डिजीज़ से बच सकें। ठीक है, तो वहाँ पर हमें उनको अगर हम प्रॉपर स्टोरेज करना चाहेंगे, प्रॉपर स्टोरेज इसलिए करना चाहेंगे ताकि हम उनकी पोटेंसी को मेंटेन कर सकें। ठीक है, फॉर पोटेंसी मेंटेन द वायबिलिटी ऑफ द लिविंग सेल। अब पोटेंसी कैसे मेंटेन होगी? जो लिविंग सेल हैं, सपोज दैट जो लाइव एटेन्यूएटेड वायरसेस हैं, वैक्सीन्स हैं, उनके अंदर जो लिविंग सेल अपन ने ली है उसकी वायबिलिटी तो मेंटेन रहे। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि हमने उसे इतने टेम्परेचर पे स्टोर कर दिया कि 38, 35 या जो रूम टेम्परेचर होते हैं उस पर स्टोर कर दिया, तो उतने में तो वो वायरस की जो वायबिलिटी है यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि जब वो समर के टाइम पे टेम्परेचर इतना हाई चला जाता है तो हो सकता है कि वो डेड ही हो जाए। तो जो लाइव वैक्सीन था वो डेड वैक्सीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि उसकी तो पूरी वायबिलिटी ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ हमें खास तौर से इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि स्टोरेज कंडीशन करते वक्त कि उसकी वायबिलिटी मेंटेन रहे, उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, क्वालिटी की जगह हमने यहाँ पर पोटेंसी और वायबिलिटी के वर्ड को यूज़ किया, क्योंकि बायोलॉजिकली हमको टर्म्स बहुत खास तौर से यूज़ करनी पड़ती है, तभी जाके आपकी मार्किंग अच्छी होती है। ठीक है, मेंटेन द वायबिलिटी ऑफ द लिविंग सेल, प्रिवेंशन द डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन। अच्छा देखिए कि सपोज दैट कोई लिविंग चीज़ है, ठीक, तो हमें इस तरीके से उसे उस टेम्परेचर में मेंटेन करना है कि उसकी वायबिलिटी मेंटेन रहे, वो लिविंग सेल लिविंग रहे, डेड ना हो जाए। दूसरी बात ये कि सपोज दैट कोई एंटीजेनिक प्रिपरेशन है, जैसे टॉक्सोइड प्रिपरेशंस हैं, जो आपकी एंटीटॉक्सिन्स प्रिपरेशंस हैं, उनमें ऐसा ना हो कि जो एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टी है वो डीनेचर हो जाए। क्योंकि जो एंटीजन है वो या तो आपके प्रोटीन है मैक्सिमम, ठीक है, जो आपके जितने भी एंटीजन्स हैं वो काफ़ी अमाउंट में या काफ़ी परसेंटेज में वो प्रोटीन ही है। ठीक है, तो और जो प्रोटीन होता है वो हमें बहुत अच्छे से पता है वो हीट सेंसिटिव होता है। ठीक, तो हीट सेंसिटिव है, तो यहाँ पर पता चला कि वो जो प्रोटीन है वो ख़राब हो गया हमारा, वो चीज़ भी हमें देखनी है। और अगर प्रोटीन खराब हो गया तो उस वैक्सीन की एंटीजेनिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो जिस पर्पस के लिए हम दे रहे हैं वो जब वो एंटीजन ही नहीं रहा तो एंटीबॉडी क्या खाक बनाएगा? तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंटीजन जो है वो उसका जो प्रोटीन नेचर है वो डीनेचर ना हो जाए। ये चीज़ हमें खास तौर से ध्यान रखनी है।
ठीक है। इसके अलावा जो है द रिड्यूस पोटेंसी इज ड्यू टू द केमिकल चेंज। अब यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर ये कहा कि पोटेंसी हमें मेंटेन करनी है। पोटेंसी मेंटेन करने के लिए हमें जो लिविंग सेल है उसे लिविंग सेल भी रखना है, उसकी वायबिलिटी मेंटेन करनी, वायबिलिटी मतलब उसकी वायबल फॉर्म, उसकी लिविंग स्ट्रक्चर मेंटेन रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके के कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक, मतलब कि कभी अगर ऐसा हो कि अगर हम ऐसे कंटेनर में स्टोर कर दें जैसे प्लास्टिक कंटेनर में, तो उससे क्या हो जाता है कि जो प्लास्टिक है वो रिएक्टिव मटेरियल होता है और वो हमारे जो इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं, जो हमारा वैक्सीन है, उससे रिएक्ट करेगा और उससे रिएक्ट करेगा तो उसमें केमिकल चेंज करेगा। केमिकल चेंज आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आपका केमिकल चेंज में उसमें कलर में चेंज आ रहा है, उसमें हो सकता है कुछ अदर केमिकल जनरेट हो रहा है जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसीलिए हमें स्टोरेज कंडीशन में हमें कोई भी जो कंटेनर है, वो कंटेनर जो लिया जाता है वो ग्लास कंटेनर। आप ये देखिएगा, अगर आपने इस चीज़ को फील किया है कि जो है पहले के घरों में अगर आपने अपने दादी वगैरह के टाइम पे देखा होगा, कांच की बर्नियाँ ज़्यादा होती थी ये प्लास्टिक के डिब्बों की जगह। क्यों? क्योंकि कांच की जो बर्नियाँ हैं, यानी कि कांच का जो मटेरियल है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो जो है उसको वो ड्यूरेबिलिटी कम होती है, उसमें अगर आप जरा सा भी हाथ पैर हिला तो वो टूट जाता है, गिर जाता है। लेकिन वो जो कांच का मटेरियल है वो आपका नॉन रिएक्टिव है। इसलिए जो अचार वगैरह होता है, अचार को, पिकल को, है ना, जैम को, आपकी मम्मी हमेशा जो है ग्लास की बर्नियों में प्रिजर्व रखती थी और रखती हैं और रखना चाहिए। आजकल जो प्लास्टिक कंटेनर जो आ गए हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये आपकी कोई भी, इवन आपका जो अचार है, आपका कोई भी जैम है, उसको प्रिपरेशन को पूरा गड़बड़ कर देते हैं। और आप खा रहे हैं कि भैया अचार खा रहे हैं, अचार क्योंकि एक तरीके की औषधि है, एक तरीके का मेडिसिन ही है हमारी आयुर्वेदा के हिसाब से। तो अगर आप उसको खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा अचार है, और पता चला है कि प्लास्टिक में उसने अपने कोई ना कोई उसमें अपना एक अलग तरीके का केमिकल चेंज कर दिया जो आप टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो टॉक्सिक हो सकता है। इसी तरीके से हालांकि ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट, क्योंकि यूथ है आजकल का, उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी है, कोला है, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ठीक है, जिसके सब ऐड करते हैं, इतने महंगे महंगे ऐड आते हैं, ठीक है, कोका जो कोला है, आपका पेप्सी है, फ्रूटी है, एनीथिंग, ठीक है, तो उनको आप देखिए वो प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर होते हैं। और इंडिया की कंडीशन जो है वो प्लास्टिक की बॉटल जब मैन्युफैक्चरिंग जगह से जब वो आती है तो वहाँ से यहाँ तक में उसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर बियर करना पड़ता है, तो वो सारा का सारा जो आपका प्लास्टिक है वो अपना प्लास्टिक कंटेनर अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके और उस आपके कोल्ड ड्रिंक में जो है छोड़ देता है। तो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं फील करने के लिए, वाव, लेकिन आप अपनी बॉडी को एक जहर पिला रहे हैं। या इट्स अ टॉक्सिक, ठीक है। और मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं प्रेफर करती हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक से बेटर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ प्रेफर करें, या बेटर है कि आप तो एक एप्पल खा लें, मैं वही प्रेफर करती हूँ। चलिए अब देखिए, और करना भी चाहिए, वैसे आप लोग खुद समझदार हैं, मेरी एक सलाह थी सिर्फ, ठीक। अब यहाँ पर हमें कहना है कि हमें केमिकल चेंज को बचाने के लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन देखनी है। अब यहाँ पर ये है कि हमें जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जितने वैक्सीन्स हैं, टॉक्सोइड्स हैं, एंटीसीरा हैं, आपके एंटीटॉक्सिन्स हैं, इन सबको स्टोर करने के लिए हमको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर लो रखने से क्या होगा, टेम्परेचर लो रखने से जो आपके बैक्टीरियाज वगैरह हैं, आपके वायरसेस हैं, वो आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वो जिस कंडीशन में या जिस पर्पस के लिए आपने उनको डाला है उसी में ही वो रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो हमें ऐसी जगह रखना चाहिए कि ये रेडिएशंस या कोई फ्लोरेसेंस लाइट जो है उनसे बचे रहें, और ऐसी जगह कि भाई बहुत ज़्यादा लाइट से इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। आप अगर इंजेक्शन की बॉटल भी देखेंगे, वो जो छोटा सा वायल आता है उसमें भी अगर आप इंस्ट्रक्शन, वैसे तो इंस्ट्रक्शन बहुत माइन्यूट लेटर्स में लिखे होते हैं तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से, अगर आपके पास वो छोटा सा लेंस है घर में, अगर उसे देखें तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, कीप अवे फ्रॉम द लाइट, कीप अवे फ्रॉम दिस, कीप अवे फ्रॉम द चाइल्ड, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस वो दिए रहते हैं, ठीक है। जो है कंटेनर, जो है कंटेनर आप जो है ग्लास ही प्रेफर किया जाता है, ग्लास ही यूज़ किया जाता है,
चाहे वहाँ पर टूट फूट हो जाए, लेकिन इसके अलावा कोई प्लास्टिक का कंटेनर नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके बाद ये कि जो कुछ वायरल वैक्सीन्स होते हैं, कुछ वायरल वैक्सीन्स जो कि फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशंस पे रखे जाते हैं। फ्रीज ड्राइड मतलब कि जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं फिर उनको जो है कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, या कुछ नहीं भी होते हैं जो सीधे ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको स्टोरेज जो है बहुत लो टेम्परेचर पे किया जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि या इससे भी बिलो प्रिजर्व किया जाता है, ताकि उनके अंदर उनकी वायबिलिटी, उनकी जो पोटेंसी है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि जैसे कुछ वैक्सीन्स के, जैसे BCG है ना, बैसिलस कॉमेटी गोरिन, ठीक है, इसको जनरली डार्क में जो है स्टोर किया जाता है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो फ्रीज ड्राइड भी रखी जाती है। फ्रीज ड्राइड मतलब कि यानी कि वहाँ पर जो है उसको सॉलिड फॉर्म में, यानी कि अगर पाउडर फॉर्म है तो फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशन भी रखी जाती है। इसे 2 साल तक का इसका इफेक्टिवनेस है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्टोरेज है। जनरली आप जो टेम्परेचर देखेंगे वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, लेकिन कुछ में आपको माइनस डिग्री सेल्सियस पे भी चले जाते हैं। जैसे कोलेरा है, कोलेरा का भी जनरली यही है कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। आप इसको फ्रोजन नहीं, यानी कि फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशन पे नहीं लेके जाएंगे। टिटेनस का भी सेम ही है। पोलियो जनरली आप ये ध्यान रखिएगा, जो आपके वायरल वैक्सीन्स हैं, यानी कि जो वायरल कंटेनिंग प्रिपरेशंस हैं, उनमें आप जो है लो टेम्परेचर रखिए। क्यों? क्योंकि वायरस बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा म्यूटेशन उसके अंदर होता है। अगर आप अभी कोरोना के बारे में न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आए दिन ये वाला वेरिएंट, वो वाला वेरिएंट आ रहा है। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, आप ऐसा बड़े हैं, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आप बताएंगे कि भाई ये कैसा आया था कोरोना, तो वो उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, हम मुंह पे मास्क बांध के घूमते थे, ठीक है। तो कैन बी स्टोर्ड फॉर द 6 मंथ। इसको जनरली अगर 5 से 3 डिग्री सेल्सियस पे भी आप रखें तो ये 6 मंथ तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एड्स की जो प्रिपरेशन है, एड्स को भी आप 2 to 10 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं, फ्रोजन नहीं करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरेज कंडीशन है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी के लिए हमने ये कहा है कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंटीटॉक्सिन्स हैं, उनके जो टाइप्स हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हमें स्टोरेज कंडीशन के समय, स्टोर करते समय अगर हमें प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसके साथ साथ हमें उनमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स या कुछ ऐसे एडजुवेंट्स भी मिलाने हैं जिससे उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। पता चला कि हमने जो प्रिपरेशन की है उसको स्टोर तो प्रॉपरली कर दिया है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ही मेंटेन नहीं है, तो उसे आप स्टोर करके भी क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मोड पे भी सही तरीके से वर्कआउट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेबिलिटी जो है उसके लिए कुछ भी उसमें ऐड कर दिया है, उल्टा सीधा आड़ा भड़ा कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया, वो नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो आपको उस एंटीजेनिक या जो भी आपकी प्रिपरेशन है, इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन, उसके हिसाब से ही आपको उसमें जो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो सब डालने हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मतलब क्या है? स्टेबिलिटी के अंदर जो उसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ वैक्सीन टू रिटेन इट्स केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी मेंटेन रहे, स्पेसिफाइड लिमिट थ्रू आउट शेल्फ लाइफ, मतलब कि जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो उसकी एक्सपायरी डेट दी हुई है, जैसे 3 मंथ है, 2 मंथ्स है, 6 ईयर्स है, जो भी है उसका जो शेल्फ लाइफ है 6 मंथ्स है, तो यहाँ पर वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही मेंटेन रहे जितनी पहले में मेंटेन थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है जैसे ही वो प्रोडक्ट बनाया वो 1 मंथ तक तो ठीक चला, उसके बाद जो है वो गड़बड़ा गया। तो उसकी स्टेबिलिटी थ्रू आउट इट शेल्फ लाइफ, मतलब जब तक वो उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती है तब तक उसकी पूरी क्वालिटी, उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए, पोटेंसी जो भी आप उसमें बोलना चाहें, ठीक है। तो वैक्सीन्स, देखिए वैक्सीन्स को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, या तो लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, ठीक है, या फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशंस है। फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशंस में हमें क्या करना पड़ता है, उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है इमीडिएटली प्रायर टू द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेड, मतलब कि जो फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशंस होती हैं वो आपकी पाउडर प्रिपरेशंस होती हैं, और उसे आप जो है जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे लेके आ रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं उसमें पेशेंट को, तो वहीं पर ही आपको उसको सलाइन के साथ, उसके साथ सलाइन बॉटल भी आती है, उसी के साथ उसको जो है आपको उसका वॉल्यूम मेकअप करना है। नाउ यहाँ पर हमें क्या ऐड करना रहता है,
प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने रहते हैं और कुछ एडजुवेंट्स ऐड करने रहते हैं। प्रिजर्वेटिव्स तो इसलिए ऐड करने रहते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन जनरेट ना हो, कोई भी ऐसा अदर चीज़ जनरेट ना हो जो कि उस वैक्सीन या उस इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी पूरी ख़राब कर दे। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव जो है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए, और ताकि उसमें कंटामिनेशन कहीं से कहीं तक कोई भी ना हो। ठीक है, लेकिन जो एडजुवेंट्स हैं, एडजुवेंट जनरली आपकी स्टेबिलिटी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एडजुवेंट्स, एड वर्ड क्या कह रहा है, देखिए जुएंट्स, जुएंट्स जो वर्ड होता है जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब कि बढ़ने वाली फेस, यानी कि इसमें कुछ ऐसा वो ऐड कर रहा है। वर्ड को पकड़िए, एडजुवेंट, यानी कि वो वहां पर कुछ एडिशन दे रहा है। तो एडिशन क्या देता है भाई, वैक्सीन हम क्या दे रहे हैं, वैक्सीन हम हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। तो ये जो एडजुवेंट्स होते हैं ये वो केमिकल हैं जो कि वैक्सीन की इम्यून प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। मतलब कि जो एडजुवेंट्स हैं वो वैक्सीन के अंदर कोई भी ऐसी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड नहीं करते, बस वो उसकी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को, हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को बढ़ा देते हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एडजुवेंट्स जो है उसका एक्सपोजर बढ़ा देते हैं वैक्सीन का, या उसको जहाँ जाना है उसको प्रॉपरली लेके जाते हैं और हमारी बॉडी के एंटीबॉडी फॉर्मेशन को बूस्टअप करते हैं, यानी कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके एडजुवेंट हैं ये हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स को बूस्टअप करता है, किसी एंटीजन की तरह काम नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके वो हैं एडजुवेंट्स हैं वो आपके एंटीजन की तरह काम नहीं करते हैं। और जनरली जो आपका एडजुवेंट है उसके अंदर एल्यूमिनियम सॉल्ट्स और मरकरी के सॉल्ट्स लिए जाते हैं। उसमें खास तौर से आप प्रेफरली एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपके हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला AlOH का होल थ्राइस और ये SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर कुछ रेसिडुअल सेल कल्चर्स भी यूज़ किए जाते हैं। रेसिडुअल सेल कल्चर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के सेल कल्चरिंग होते हैं जो कि वैक्सीन्स के प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेसिडुअल सेल कल्चर हैं वो स्पेशली कुछ जो वैक्सीन्स के मैन्युफैक्चर में जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कंटामिनेशन को रोकते हैं, यानी कि किसी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस कल्चर पे ग्रो नहीं होने देते, जिससे हमारी जो वैक्सीन प्रिपरेशन होती है वो स्टरलाइज तरह की एक प्रिपरेशन बन जाती है। ठीक है, तो जो रेसिडुअल सेल कल्चर है वो कहीं से भी कहीं तक जो है वो मतलब कि अलग से ऐड नहीं करते हैं, वो हमें कंटामिनेट मतलब कि वैक्सीन के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कंटामिनेशन को रोकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे हेपेटाइटिस ए के अंदर जो आपका 2-फिनॉक्सी एथेनॉल है वो एज ए प्रिजर्वेटिव लिया जाता है। इसके अलावा जो एडजुवेंट है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव सेम लिया जाता है। प्रिजर्वेटिव जो लिया जाता है 2-फिनॉक्सी एथेनॉल लिया जाता है, 2-फिनॉक्सी एथेनॉल लिया जाता है। जो एडजुवेंट जो लिया जाता है वो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम सल्फेट लिया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये किसका फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्टोरेज कंडीशन और स्टेबिलिटी को मैंने समझाया है। स्टेबिलिटी के जो स्टोरेज हमें जनरली 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तक करना है, और कई जो आपकी वायरल प्रिपरेशंस है उसमें आप जो है उसे लो टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर्स पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको जो है हीट वाली जगह से अवॉइड करना है, उसको जो है लाइट वाली जगह से अवॉइड करना है, ये सारा इसको स्टोरेज प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी के अंदर हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स और कुछ एडजुवेंट्स ऐड करेंगे, कुछ रेसिडुअल सेल कल्चर्स के अंदर कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं, और यहाँ पर जो
एडजुवेंट्स हैं उसके लिए एज ए जो है कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम सॉल्ट जो है वो प्रेफर किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के लिए जो है आपके जो आपके अल्कोहल प्रिपरेशंस है, यानी कि जो आपकी जैसे फॉर्मेलिन है, आपकी फिनॉक्सी एथेनॉल जो यहाँ पे मैंने प्रिजर्वेटिव दिया, उस तरीके की चीज़ें जो है आपके एज ए प्रिजर्वेटिव ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।